Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan. आज मैं 10वीं क्लास के लिए उनकी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का एक लेसन भोली लेके आया हूँ और ये नॉन स्टॉप हिंदी में आपको इसकी सारी टेक्स्ट हिंदी में बताऊँ। शुरू कर लेते हैं। उनका नाम सुलेखा था, लेकिन बचपन से ही हर कोई उसे भोली यानी साधारण लड़की कहकर बुलाता था। वह नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी। जब वह 10 महीने की थी तो वह खाट से सिर के बल गिर गई और शायद इससे उसके मस्तिष्क का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। यही कारण था कि वह एक मानसिक रूप से पिछड़ी हुई और उसे भोली यानी एक साधारण लड़की के नाम से जाना जाता। जन्म के समय यह लड़की बहुत गोरी और सुंदर थी। जब वो 2 साल की थी तो उन्हें चेचक हो गई, केवल आंखें बच पाईं और उसके शरीर को गहरे काले निशानों ने स्थायी रूप से विकृत कर दिया। छोटी सुलेखा 5 साल की उम्र तक बोल नहीं पाती थी और जब आखिरकार उसने बोलना सीखा तो वह हकलाने लगी। दूसरे बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी नकल करते थे। परिणाम स्वरूप वह बहुत कम बात करती थी। रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियां, और उनमें से सबसे छोटी का नाम भोली था। यह एक समृद्ध किसान का घर था और खाने-पीने की कोई कमी नहीं थी परिवार में। होली को छोड़कर सभी बच्चे स्वस्थ और मजबूत थे। बेटों को स्कूल के बाद कॉलेज में पढ़ने के लिए शहर भेज दिया गया था। बेटियों में सबसे बड़ी राधा की शादी हो चुकी थी। दूसरी बेटी मंगला की शादी लगभग तय थी और जब उसकी शादी हो जाए तो रामलाल तीसरी बेटी चंपा की शादी के बारे में सोचेंगे। ये तीनों अच्छी दिखने वाली स्वस्थ लड़कियां थी और उनके लिए दूल्हे ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं। लेकिन रामलाल को भोली की चिंता थी। वह ना तो अच्छी शक्ल वाली और ना ही बुद्धिमान थी। भोली को बचपन से ही घर में उपेक्षित रखा गया था। जब मंगला की शादी हुई तो भोली 7 साल की थी। उसी वर्ष उनके गांव में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय खोला गया। इसका उद्घाटन समारोह करने के लिए शहर से तहसीलदार साहब आए थे। उन्होंने रामलाल से कहा, एक राजस्व अधिकारी के रूप में आप गांव में सरकार के प्रतिनिधि हैं और इसलिए आपको ग्रामीणों के लिए एक उदाहरण स्थापित करना होगा। आपको अपनी बेटियों को स्कूल में अवश्य ही भेजना होगा। उस रात जब रामलाल ने अपनी पत्नी से सलाह की तो वह चिल्लाई, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर लड़कियां स्कूल में जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? परंतु रामलाल में तहसीलदार की बात न मानने का साहस नहीं था। आखिरकार उसकी पत्नी ने कहा, मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है। होली को स्कूल भेजो। वैसे भी उसके बदसूरत चेहरे और समझ की कमी के कारण उसकी शादी होने की संभावना बहुत कम है। स्कूल के शिक्षकों को उसकी चिंता करने दी। अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। भोली डर गई। वह नहीं जानती थी कि स्कूल कैसा होता है। उसे याद आया कि कैसे कुछ दिन पहले उनकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी को घर से निकालकर बेच दिया गया था। नहीं नहीं, वह घबराकर चिल्लाई और अपना हाथ अपने पिता की पकड़ से दूर खींच लिया। तुम्हें क्या हो गया है मूर्ख? रामलाल चिल्लाया। मैं तुम्हें केवल स्कूल ही तो ले जा रहा हूँ। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, आज उसे कुछ अच्छे कपड़े पहना दो, नहीं तो टीचर और स्कूल की दूसरी लड़कियां उसे देखकर हमारे घर के बारे में, हमारी कंडीशन के बारे में क्या सोचेंगी? होली के लिए कभी नए कपड़े नहीं बनवाए गए थे। उनकी बहनों की पुरानी पोशाकें उसे दे दी जाती थी। किसी को भी उसके कपड़े ठीक करने या धोने की परवाह नहीं थी। लेकिन आज वह भाग्यशाली थी कि उसे एक साफ सुथरी पोशाक मिली, जो कई बार धोने के बाद सिकुड़ गई थी और अब वह ड्रेस चंपा पर फिट नहीं आ रही थी। उसे नहलाया भी गया और उसके सूखे और उलझे बालों में तेल भी लगाया गया। तभी उसे विश्वास होने लगा कि उसे उसके घर से बेहतर जगह पर ले जाया जा रहा है। जब वह स्कूल पहुंचे तो बच्चे पहले से ही अपनी कक्षाओं में थे। रामलाल ने अपनी बेटी को हेडमिस्ट्रेस को सौंप दिया और भोली अकेली रह गई। बेचारी लड़की भय भरी आंखों से इधर उधर देखने लगी। भोली को नहीं पता था कि स्कूल वास्तव में कैसा होता है और वह वहां पर क्या होता है। लेकिन उसे यह देखकर खुशी हुई कि लगभग उसकी ही उम्र की इतनी सारी लड़कियां वहां मौजूद थी। उसे उम्मीद थी कि इनमें से कोई न कोई लड़की उसकी दोस्त बन सकती। क्लास में मौजूद लेडी टीचर लड़कियों से कुछ कह रही थी, लेकिन भोली कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने दीवार पर लगी तस्वीरों को देखा। रंगों ने उसे मोहित कर लिया। घोड़ा बिल्कुल उस घोड़े की तरह भूरा था जिस पर बैठकर तहसीलदार
उनके गांव का दौरा करने आए थे। बकरी उनके पड़ोस की बकरी की तरह काली थी। तोता उन तोतों की तरह हरा था जिन्हें उसने आम के बगीचे में देखा था। और गाय तो उनकी लक्ष्मी के समान थी। तभी अचानक भोली ने देखा कि टीचर उसके पास खड़ी थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। तुम्हारा नाम क्या है छोटी? भभभभो, भभभभो। इससे आगे वह हकला नहीं सकती थी। फिर वह रोने लगी और उसकी आंखों में असहाय बाढ़ आ गई। वह अपना सिर झुकाए एक कोने में बैठी थी। उन लड़कियों की ओर देखने की हिम्मत उसमें हो नहीं रही थी। उसे पता था कि वह लड़कियां अभी भी उस पर चुपचाप हंस रही होंगी। जब स्कूल की घंटी बजी तो सभी लड़कियां कक्षा से बाहर निकल गई, लेकिन भोली में उस कोने से बाहर उठकर चलने की हिम्मत नहीं थी। उसका सिर अभी भी झुका हुआ था और वह सिसक सिसक कर रो रही थी। होली शिक्षक की आवाज बहुत मधुर और सुखदायक थी। अपने पूरे जीवन में होली ने कभी भी इस तरह अपने को बुलाते हुए नहीं सुना था। वह मीठी आवाज उसके दिल को छू गई। उठो, उठो, शिक्षक ने कहा। यह कोई आदेश नहीं बल्कि एक दोस्ताना सुझाव था। होली उठ खड़ी हुई। अब मुझे अपना नाम बताओ। अध्यापिका की आवाज बहुत मधुर थी। वह उस पर हंसेगी नहीं, भोली ने सोचा। तो भोली ने प्रयत्न किया अपना नाम लेने का। भ भ भो। उसके पूरे शरीर पर पसीना बह निकला। क्या उसकी लड़खड़ाती जुबान फिर से रुसवा करेगी, उसकी बेइज्जती करेगी? हालांकि इस दयालु महिला की खातिर उसने एक प्रयास करने का फैसला किया। वह हकलाने लगी और अध्यापिका ने उसका ढांढस बंधाते हुए कहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब पूरा नाम बोलो। भ भ भो भोली। आखिरकार भोली यह कहने में सक्षम हुई और राहत महसूस की, जैसे कि यह उसकी एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बहुत अच्छा, शिक्षक ने उसे प्यार से थपथपाया और कहा, अपने दिल से डर निकाल दो और तुम हर किसी की तरह बोलने में सक्षम हो जाओगी। भोली ने ऊपर देखा, जैसे पूछ रही हो, हाँ हाँ, यह बहुत आसान होगा। और अध्यापिका ने कहा, हर रोज स्कूल आओगी? क्या आ पाओगी? भोली ने सिर हिलाया। नहीं, जोर से कहो, हाँ, हाँ हाँ। और भोली स्वयं आश्चर्यचकित थी कि वह यह कहने में सक्षम हो गई। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि यह सब आसान है? अब यह किताब लीजिए। किताब अच्छे चित्रों से भरी थी और चित्र रंगीन थे। कुत्ता, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, तोता, बाघ और लक्ष्मी की तरह एक गाय। और हर तस्वीर के साथ बड़े काले अक्षरों में एक शब्द था, 1 महीने में आप यह किताब पढ़ सकोगी। फिर मैं तुम्हें एक बड़ी किताब दूंगी, फिर उससे भी बड़ी। समय के साथ तुम गांव के किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक विद्वान हो जाओगी। फिर कभी कोई आप पर हंसेगा नहीं। लोग आपकी बात का सम्मान करेंगे, सम्मान से सुनेंगे और आप बिना जरा भी हकलाए अपनी बात कह सको। अब घर चलो और कल सुबह जल्दी वापस आना। भोली को ऐसा लगा जैसे अचानक गांव के मंदिर की सभी घंटियां बजने लगी और स्कूल, घर के सामने पेड़ों पर बड़े बड़े लाल फूल खिल गए। उसका हृदय एक नई आशा और नए जीवन के साथ धड़क रहा था। इस प्रकार वर्ष बीत गए। गांव एक छोटा सा शहर बन गया। छोटा सा प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल बन गया। अब वहां एक टिन शेड के नीचे एक सिनेमा घर और एक कपास ओटने की मिल भी लग गई थी। बेल ट्रेन उनके रेलवे स्टेशन पर रुकने लगी थी। एक रात खाने के पश्चात रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, तो क्या मुझे विशंबर का प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए? हाँ, निश्चित रूप से, उसकी पत्नी ने कहा। भोली भाग्यशाली होगी कि उसे इतना अच्छा दूल्हा मिलेगा। एक बड़ी दुकान, अपना एक मकान और मैंने सुना है कि बैंक में कई हजार रुपए जमा है उसके। इसके अलावा वह कोई दहेज नहीं मांग रहा है। यह सही है, लेकिन वह इतना छोटा नहीं है। उसकी उम्र अधिक है। आप जानते हैं, लगभग मेरी जितनी उम्र का है और वह लंगड़ाता भी है। इसके अलावा उसकी पहली पत्नी के बच्चे काफी बड़े हो गए हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, 45 या 50, यह किसी आदमी के लिए कोई बड़ी उम्र नहीं है। हम भाग्यशाली हैं कि वह दूसरे गांव से है और भोली के चेहरे पर निशान उसकी नासमझी के बारे में नहीं जानता। यदि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे तो वह जीवन भर अविवाहित रह जाएगी। हाँ, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि भोली क्या कहेगी। वह नासमझ क्या कहेगी? वह गूंगी गाय की तरह है, पत्नी ने कहा। शायद तुम सही कहती हो, रामलाल बुदबुदाया। आंगन के दूसरे कोने में भोली अपनी खाट पर जागती हुई अपने माता पिता की फुसफुसाती बातचीत को सुन रही थी। विशंबर नाथ एक अच्छा किराना व्यापारी था। वह शादी में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की एक बड़ी पार्टी लेकर आया था।
बारात में एक ब्रास बैंड एक भारतीय फिल्म की लोकप्रिय धुन बजा रहा था और दूल्हा सजे हुए घोड़े पर सवार था। रामलाल ऐसा वैभव देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि उनकी चौथी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से होगी। भोली की बड़ी बहनें जो इस अवसर पर आई हुई थी, वे भोली की किस्मत पर ईर्ष्या कर रही थी। शुभ क्षण आया तो पुजारी ने कहा, दुल्हन को लाओ। शुभ घड़ी आई तो दुल्हन को लाओ। दूल्हे ने पीले रंग के गेंदे के फूलों की माला उठाई। एक महिला ने दुल्हन के चेहरे से रेशमी घूंघट हटा दिया। दिसंबर ने सरसरी निगाह डाली। माला उसके हाथ में ठहर सी गई। दुल्हन ने धीरे से अपने चेहरे से घूंघट नीचे खींच लिया। क्या आपने उसे देखा? दिसंबर ने अपने बगल वाले दोस्त से कहा। उसके चेहरे पर निशान है। तो दोस्त बोला, तो क्या हुआ? तुम भी तो जवान नहीं हो। लेकिन अगर मुझे उससे शादी करनी है तो उसके पिता को पूरे 5,000 रुपए मुझे देने होंगे। रामलाल ने जाकर अपनी पगड़ी, अपना सम्मान दिसंबर के चरणों में रख दिया। मुझे इतना अपमानित मत करो। 2,000 रुपए ले लो। नहीं, 5,000। या हम वापस जाएं? अपनी बेटी को अपने घर रखो। कृपया थोड़ा विचारशील बने। अगर तुम वापस जाओगे तो मैं गांव में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। फिर 5,000 लेकर आओ। आंसू बहाते हुए रामलाल अंदर गया, तिजोरी खोली और नोट गिने। उसने नोटों से भरी पोटली दूल्हे के पैरों में रख दी। दिसंबर के लालची चेहरे पर एक विजय मुस्कान दिखाई दी। उसने जुआ खेला था और जीत गया। उन्होंने घोषणा की, मुझे माला दो। एक बार फिर दुल्हन के चेहरे से घूंघट खिसक गया, लेकिन इस बार उसकी नजरें झुकी नहीं थी। वह ऊपर देख रही थी, सीधे अपने भावी पति की ओर देख रही थी। और उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था, केवल ठंडी अवमानना थी। दिसंबर ने दुल्हन के गले में डालने के लिए माला उठाई, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, भोली का हाथ बिजली की तरह उस माला पर टूट पड़ा। माला को उसने छीनकर आग में फेंक दिया। वह उठी और उसने अपना घूंघट एक तरफ फेंक दिया। पिताजी, भोली ने स्पष्ट ऊंची आवाज में कहा। और उसके पिता, माता, बहनें, भाई, रिश्तेदार और पड़ोसी बिना जरा से भी हकलाहट के उसकी बात सुनकर चौंक रहे थे। और भोली की आवाज में जरा से भी हकलाहट नहीं थी। पिताजी, अपना पैसा वापस ले लो। मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। रामलाल पर वज्रपात सा गिरा। मेहमान कानाफूसी करने लगे। कितनी बेशरम, कितनी बदसूरत और इतनी बेशरम। भोली, क्या तुम पागल हो गई हो? रामलाल चिल्लाया। आप अपने परिवार को अपमानित करना चाहती हो? हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। भोली ने कहा, तुम्हारी इज्जत की खातिर मैं इस लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी करने को तैयार थी, लेकिन मुझे अपना पति नीच, लालची और घृणित कायर नहीं चाहिए। मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। दूल्हा चिल्लाया। कितनी बेशर्म लड़की है। हम सभी ने सोचा था कि वह एक हानि रहित गूंगी गाय है। किसी बुढ़िया ने कहा कि कितनी बेशर्म लड़की है। हम सभी ने सोचा था कि यह तो एक गूंगी गाय है। बोली बुढ़िया पर क्रोधित होकर बोली, हाँ चाची, आप सही कह रही हैं। तुम सब मुझे एक गूंगी गाय समझते थे, इसलिए तुम मुझे इस हृदयहीन प्राणी को सौंपना चाहते थे। लेकिन अब गूंगी गाय हकलाने वाली मूर्ख लड़की बोल रही है। क्या आप और अधिक सुनना चाहोगे? किराना व्यापारी विशंबरनाथ अपनी पार्टी के साथ वापस जाने लगा। भ्रमित बैंड वालों ने सोचा कि यह समारोह का अंत है और उन्होंने एक समापन गीत बजाना शुरू कर दिया। रामलाल जमीन पर स्थिर खड़ा था। उसका सिर दुख और शर्म के बोझ के कारण नीचे झुक गया था। पवित्र अग्नि की लपटें धीरे धीरे शांत हो रही थी। हर कोई चला गया था। रामलाल भोली की ओर मुड़ा और बोला, लेकिन तुम्हारा क्या? अब तुमसे कभी कोई शादी नहीं करेगा। हम आपके साथ क्या करेंगे? और सुलेखा ने शांत और स्थिर स्वर में कहा, आप चिंता न करें पिताजी। बुढ़ापे में मैं आपकी और माँ की सेवा करूंगी और उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ मैंने इतना कुछ सीखा है। क्या यह सही नहीं है महोदय? उसने अध्यापक की तरफ देखकर कहा। शिक्षिका पूरे समय एक कोने में खड़ी होकर नाटक देख रही थी। हाँ भोली, बिल्कुल, उसने उत्तर दिया। और उसकी मुस्कुराती आंखों में उस गहरी संतुष्टि की रोशनी चमक रही थी जो एक कलाकार को अपनी उत्कृष्ट कृति, मास्टरपीस के पूरा होने पर महसूस होती है। इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, ये लेसन खत्म हो जाता है। आपको हिंदी समझ आ गई होगी। अब आप इसकी टेक्स्ट को इंग्लिश में पढ़िए और अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। और किसी और लेसन के साथ मैं फिर आऊंगा। टिल देन हैव अ नाइस। थैंक यू वेरी मच।